अंडरस्टैंडिंग पावर, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पावर है तो वो अंडरस्टैंडिंग पावर है। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा। और मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आपको इतना लगा कि यार एक महीने में कैसे करेंगे। अब आपका कौन सा कोर्स है, आप बीए में क्या कोर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, प्लेन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो। सो माय डियर कामयास, उम्मीद है कि सब होंगे झकास और बिंदास। अब लेकिन यार एक इशू जरूर आ रहा है जो कि कमेंट से पता चला, तो मैंने सोचा कि इस पे बात करनी चाहिए। तो इशू क्या है भैया जी, कई बच्चे थोड़े से दुखी से हैं। ओनली 1 मंथ लेफ्ट। भैया अभी तो बोर्ड के एग्जाम दिए थे यार, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि भैया अब 1 महीने बाद सीयूटी का एग्जाम है, अब क्या करें। तो बेचारे थोड़े से दुखी हैं, बट हमने कहा ना, व्हाई यू हैव फियर व्हेन कॉमर्स वाला टीम इज हियर, निक्कू भैया इज हियर यार, तो फिर क्या चिंता की बात है। तो उसी के ऊपर है ये वीडियो कि भैया जी फॉर सीयूटी एग्जाम ऑफ कोर्स 1 महीने रह गए, कुछ दिन भी हैं, मतलब महीने के हिसाब से अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं, तो उसके लिए कोई एक रोड मैप होना चाहिए, है ना। तो एक रोड मैप देता हूं मैं और मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से, इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आपको इतना लगा कि यार 1 महीने में कैसे करेंगे, है ना, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो इसी पर बात करने के लिए आए हैं, किस सब्जेक्ट को कितने टाइम देना चाहिए, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो उस सब चीज़ों के ऊपर है। बस एक बात और याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम देखेंगे कि उस पर क्या बताया सकता है या कैसे आपकी हेल्प की जा सकती है। तो आप कमेंट सेक्शन में और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, लेकिन वीडियो देखने के बाद, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरू में ही बोलने लगते हैं और वीडियो में उसका सॉल्यूशन होता है। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। फिर भी कोई इशू आएगा तो आपको कमेंट में बता देना है। डन है, हाई फाई कर लें इस बात पर। चलो तो हाई फाई है। अब पॉइंट क्या है भैया जी, 1 मंथ यानी अप्रॉक्स कहा जाए तो 30 डेज है। वैसे 15 से शुरू होंगे तो 10 दिन मान लीजिए एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुछ आपने बोर्ड का एग्जाम दिया तो थोड़ा हंसने खेलने घूमने फिरने में भी टाइम लगेगा, तो अपन 30 डेज मानकर चलते हैं, ठीक है जी। तो इस 30 डेज में क्या हम सब कुछ कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले समझो कि क्राइटेरिया क्या होता है। तो क्राइटेरिया है, अगर आपको सीयूटी एग्जाम निकालना है तो कहीं ना कहीं आपके पास एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो वहां पे कॉम्बिनेशन है। तो भैया जी मैथ्स का भी कॉम्बिनेशन है, अकाउंटेंसी का भी कॉम्बिनेशन है, फिर उसके बाद 2 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। फिर कई जगहों पर भैया जी यहां पर कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, 2 डोमेन सब्जेक्ट है और जीएटी है, इससे भी काम बन जाता है। तो मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूं कि क्राइटेरिया ऐसा ही होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट एक और एक। तो मान के चलिए 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, अब आपका कौन सा कोर्स है, आप बीए में क्या कोर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, प्लेन इकोनॉमिक्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, है ना, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई एमबीए में जाना चाहते हो तो उसके लिए कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है जी। तो वो फिर आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना। मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूं कि आपका जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा उसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भैया ये आप में से कोई भी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर बैठे होंगे। कुछ का हो सकता है सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट देना पड़े, जैसे बीकॉम में अगर डीयू की बात की जाए तो उन्होंने लैंग्वेज सब्जेक्ट मांगा है और एक आपका यहां पर एक सब्जेक्ट मांगा है और एक यहां पे सब्जेक्ट मांगा है। जीएटी मांगा भी नहीं है। बीएचयू में जीएटी मांगते हैं, है ना, जीएटी मतलब मालूम है ना आपको, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो भैया जी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और क्या है, बट अपना पर्पस क्या है, आपको समझाना कि यार इतना दिन कम नहीं है, बहुत दिन है और आप मजा लोगे यार। बस भरोसे की कमी हो सकती है, या आप पहली बार दे रहे हो, आपके भविष्य की बात है तो थोड़ी सी चुलबुल चुलबुल रहता है, थोड़ा सा बटरफ्लाई पेट में घूम रहा होता है, बट डोंट वरी, मचाएंगे साथ मिलकर, ठीक है। तो देखो समझते हैं। सबसे पहली बात भैया 12th की थोड़ी तैयारी होगी, है ना। 12th में भैया अगर कोई भी गया होगा तो पास होने के पर्पज से कुछ तो पढ़ के गया होगा, तो थोड़ी तैयारी होगी, यानी कि थ्योरी की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी या कुछ आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रखे होंगे। तो मान के चलिए अगर आपका 20-30% भी कंप्लीट है तो आगे सिर्फ 70% ही तो करना है। दूसरा, कई सब्जेक्ट्स में सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो पहले जितना पढ़ना पड़ता था अब आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो भी एक बेनिफिट है, ठीक है जी। तो थ्योरी की नॉलेज है यानी 20 या 30 या 40% हमारा कवर है, तो बात ही खत्म हो गई। तो 30 डेज में अब आपको 60% कवर करना है। उसमें भी जो आपने 20-30% कवर किए होंगे, अगर आपने बहुत अच्छा पढ़ने वाले नहीं होंगे तो आपने सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर कवर किए होंगे, जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आते हैं, है ना। तो जब सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर आपने कवर किए तो एक्चुअली वो आपको चैप्टर के हिसाब से 20-30-40% लग रहा होगा, लेकिन अगर वेटेज के हिसाब से देखें तो 60-70% भी हो सकता है। यानी कि भैया 40-30% की तैयारी करनी है आपको। अब थोड़ा इजी लगा, है ना, थोड़ा सा इजी लगा होगा आपको, है ना। तो ज्यादा मार्क्स वाले आपने पढ़े होंगे तो यहां पे भी आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर एमसीक्यू की थोड़ी तैयारी हुई होगी, है ना।
जैसे बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, सब में कुछ ना कुछ एमसीक्यू से सवाल आते हैं, केस बेस्ड स्टडी से सवाल आते हैं। यानी कि एमसीक्यू जो सीयूटी का एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न में है ना, केस बेस्ड स्टडीज, यानी 4 ऑप्शंस होंगे और आपको टिक करना है। तो भैया आपकी थोड़ी तैयारी तो है, आपका थोड़ा माइंडसेट तो तैयार है, बस सीयूटी में थोड़ा माइंडसेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, है ना, उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरी थ्योरी का 30-40% की तैयारी है तो उस थ्योरी से रिलेटेड सवाल करने की भी मेरी 20-30% तैयारी है। अगर मैं सबसे गिरी हालत बोलूं तो, वरना तो लोगों की 100% भी तैयारी हो सकती है जो 100 मार्क्स कवर कर रहे होंगे, तो है ना। तो यानी कि भैया जी अपने पास थोड़ा सा स्कोप है और काफी टाइम बचा हुआ है। जो मन में रहता ना, अपन जब 1 मंथ गिनते तो एक यानी 1 रुपए जितनी नहीं है, 1 मंथ बहुत बड़ा टाइम होता है, 30 डेज है इसके अंदर, ठीक है जी। नाउ फिर इसके आगे बढ़ते हैं। मैं मान के चलता हूं एज्यूम 4 सब्जेक्ट, किसी के 3 हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं ना। तो अब एक एजम्पशन लेना, तो मैंने एवरेज में 4 सब्जेक्ट ले लिए। तो आपको तैयारी कैसे करनी, देखो आप 2 प्रकार के लोग होते हैं, नॉर्मली 2 सब्जेक्ट पर डे लेते हैं या 4 सब्जेक्ट्स। कई लोग कहते हैं कि भैया मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं, तो वो लोग 2 सब्जेक्ट्स के साथ जाते हैं। अरे भैया हम तो 1 सब्जेक्ट वाले, तो ऐसा तो नहीं है यार, आपके पास 24 घंटे होते हैं, 2 सब्जेक्ट्स तो आपको लेने चाहिए, है ना। और चाहो तो आप 4 सब्जेक्ट हर दिन के हिसाब से बांट लो। तो सबसे पहला काम यही है कि आपको हर सब्जेक्ट को अपने वेटेज देना है। अब क्योंकि सीयूटी में हर सब्जेक्ट के सेम मार्क्स हैं, है ना, सारे क्वेश्चन सेम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यानी सभी की वैल्यू है, इसीलिए मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं कि भैया अगर आप 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो यार 4 घंटे एक सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा। पर ये 4 घंटे में आप करोगे क्या, है ना। तो भैया जी आप थ्योरी और प्रैक्टिस करोगे, किसकी, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की और एमसीक्यू की, है ना, ये आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें आपको प्रैक्टिस करके क्या करना है भैया, क्वेश्चन आएगा और सीधा आंसर टिक करना है नहीं, पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि एमसीक्यू जो आ रहे हैं वो किस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, है ना। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा, बोर्ड के एग्जाम में डेट से रिलेटेड पूछा था पर उतना नहीं पूछा था, पर सीयूटी में डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिजनेस स्टडीज में एनसीईआरटी की लाइनों से सवाल पूछ लेते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अकाउंटेंसी में आपको सीक्वेंस बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट। यानी कि जब आप एमसीक्यू के प्रैक्टिस भी कर रहे हो, किसी भी बुक से कर रहे हो, तो आप उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि इनके एग्जाम का क्या तरीका है, ये किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला काम इसका आपका यही है। ये 2 घंटे में देखो थ्योरी आपने पहले से पढ़ रखी है तो बोर हो जाओगे, पर दिमाग को लगाओ कि यार मैंने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे होता है। देन फिर कुछ यार देखो आप कितना भी अंडरस्टैंड कर लो, कुछ विवाद के सवाल होते ही होते हैं, है ना। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो बहुत बार ऐसा सवाल आते हैं कि यार इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप किसको चूज करें। तो कई बार क्या होता है कि आपको जो बुक्स में आंसर दिया गया उसके साथ चलना पड़ता है। तो इसको भैया मार्क कर लो, इसको क्या कर लो, मार्क कर लो कि भैया अगर ये सवाल आता है या इस टाइप का सवाल आता है तो ऐसा होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बताऊं तो एजर्शन रीजनिंग के सवाल आते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है एजर्शन इज करेक्ट और रीजनिंग इज करेक्ट, दोनों करेक्ट है एंड इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। अब इसमें कई बार क्या होता है, एक लाइन दी होती है और दूसरा यानी जो रीजनिंग है वो उस लाइन को सिर्फ एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है जी, तो उसको माना गया है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पर मेरा मानना है कि जैसे एक लाइन लोगे फिर आप लिखोगे कि ड्यू टू दिस रीजन दिस असर्शन इज करेक्ट, ऐसे एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। बट कई बार एक्सप्लेनेशन नहीं होता, सिर्फ उस लाइन के बारे में ही उसकी आगे की लाइन बता दी जाती है। लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो कई बार आंसर में करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं ना, ए आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, एक ए आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट कनेक्टेड नॉट करेक्ट, है ना, ऐसे करके। तो भैया कई लोग उसको नॉट में टिक करते हैं, पर मैंने फिर बताया कि यार हमने जब रिसर्च की तो बहुत सारे सवालों में यही सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो अगर एक लाइन लिखी हुई है और उसी से रिलेटेड आपकी रीजनिंग है तो आप उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन में काउंट करोगे, समझ गए, एक प्रॉपर वे में नहीं समझाया गया होगा। तो इस टाइप की कुछ अंडरस्टैंडिंग आप करोगे। कुछ आपके विवाद के सवाल आएंगे तो उनको प्लीज मार्क कर लोगे कि यार ये वाला सवाल आया तो मुझे ये आंसर करना है, भले ही इसका ये आंसर भी हो सकता है बट किताब ने ये आंसर दिया तो हमें ये करना है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा, कई क्वेश्चंस में मिसप्रिंटेड है यार बुक्स, अभी जो एमसीक्यूज के बन रहे हैं कई जगहों पे, क्योंकि एबीसीडी होता है, बी का डी हो जाता है ना, या ए का सी हो जाता है, ऐसे कई बार होता है। तो थोड़ा सा उन सवालों को भी मार्क कर लो कि भैया यहां पर हमें ध्यान रखना है कि ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है जी ना। उसके बाद पैटर्न समझने की कोशिश करो। पैटर्न वो हालांकि अगर आप अंडरस्टैंड करने जाओगे तो भी आपको समझ में आएगा कि एमसीक्यू का क्या पैटर्न है, केस बेस्ड स्टडीज में क्या पूछा जाता है, कैसे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक चीज और देखना कि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन में बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ होता है और काम की चीज बस छोटी सी होती है ना, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, वैसा वाला सिस्टम होता है। तो उसको भी आपको इसी टाइम पे एनालाइज करना है। ये जो आपको टाइम मिला है ना भाई, ये बहुत होता है। अच्छा, अब ये तो मैंने 2 सब्जेक्ट के हिसाब से बताया। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो यार मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, आप 2-2 घंटे ईच कर लो, क्योंकि जो 2 सब्जेक्ट लेकर चलेगा उसके कम टाइम में हो जाएगा पूरा, जो 4 सब्जेक्ट लेकर चलेगा उसका बाद में होगा, लेकिन अल्टीमेटली एंड में दोनों सेम टाइम पे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने बता दिया आपको थ्योरी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करते वक्त इन बातों पर आपको स्पेशल ध्यान देना है भाई। अंडरस्टैंडिंग पावर, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई पावर है तो वो अंडरस्टैंडिंग पावर है। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग पावर है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा,
ये मैं बचपन से बता रहा हूं, मतलब मैं जब से होश संभाला, जब से मुझे ये बात समझ में आई है। ठीक है जी। नाउ अब एक चीज जो बच्चे हमेशा छोड़ देते हैं कि भैया हमने पढ़ाई तो की पर रिवीजन क्या करना है यार, रिवीजन हो जाता है बोरिंग। नहीं भाई, डेली रिवीजन करो, गलती को समझो, है ना। आपने जो भी गलती की, एमसीक्यू करते हो जो गलती की उसको समझो, और रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आप चलते चलते कर लो, किसी दोस्त से बातचीत करके दौरान कर लो, कैसे भी करो, बट रिवीजन जरूर करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उनको मार्क कर लिया है, लेकिन उसको याद रखो। याद करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ यार इस क्वेश्चन में गलती हुई थी, हाँ यार इस क्वेश्चन में गलती हुई थी, ये बार बार याद रखना पड़ेगा ताकि दिमाग को ये बात ध्यान रहे। देन उसके बाद फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट कब देने हैं, चाहे आप 2 दिन वाला फॉलो करो, 2 सब्जेक्ट पर डे या 4 सब्जेक्ट पर डे वाला, सैटरडे एंड संडे देना ही देना है। यानी कि अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं तो हर सब्जेक्ट का एक एक मॉक देना है। तो यानी कि अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 4 हफ्ते आए तो आप 4 मॉक टेस्ट दे दोगे। अब 4 मॉक टेस्ट दे दोगे तो आपके पास रिजल्ट भी आएगा, है ना कुछ मार्क्स आपके आ रहे होंगे। तो उसके हिसाब से फिर आपको एनालाइज करना है, अपने मॉक को एनालाइज कीजिए प्लीज। चाहे आप 2 दिन वाले हो, चाहे आप 4 दिन, मतलब 2 सब्जेक्ट वाले हो, 4 सब्जेक्ट वाले हो, मॉक टेस्ट को जितना एनालाइज करोगे आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा, अपने दिमाग के माइंडसेट के बारे में पता चलेगा, अपनी गलतियों के बारे में पता चलेगा, और फिर आप इंप्रूव करोगे। जब तक गलतियां नहीं पता चलती है, इंप्रूवमेंट कहां से आती है ना। इंप्रूवमेंट आती ही नहीं है जब आपको दिखेगा यार मेरा मार्क्स यहां पे ये कटा, यहां पे ये कटा, क्यों कटा, कैसे कटा, समझ रहे हो। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। देन उसके बाद फिर इसी चीज को रिपीट करते रहो। ठीक है जी। तो अगर आप घंटे के हिसाब से चलते हो तो एक तरीके से अगर आप पर डे 10 आवर्स भी देते हो तो बात बन जाएगी। सैटरडे संडे को क्योंकि आपको एग्जाम्स देने हैं, एग्जाम्स में बीच में, और देखो एग्जाम जब भी मॉक टेस्ट दोगे ना तो प्रॉपर जैसा आपको सीयूटी पैटर्न में देना है वैसे, ये नहीं कि पानी पीते पीते दे रहे हैं, मम्मी को आवाज लगाते लगाते दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना, है ना। तो आपके पास काफी दिन है, आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपके चैप्टर्स भी तैयार होते जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, और 10 घंटे बहुत हैं। मैं तो कह रहा हूं इससे कम में भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चा सोचता 10 का है तो 8 पढ़ता है ना, या 8 का सोचेगा तो 6 पढ़ेगा, तो इसलिए मैंने इतने घंटे आपके रखे हैं। और 30-40% कवर है, जो कवर है वो एक्चुअली 60% का कवरेज रखता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको समझाया, एक रोड मैप बताया है कि कैसे कैसे अपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने बोर्ड के एग्जाम में बिजी थे, आपने कोई बैच नहीं लिया और आपको लगता है कि आपको बैच की जरूरत है, आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको टीचर से पढ़ के देखना है, आपको लाइव एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना, ये सारी चीजें करनी है, तो आपको पता होना चाहिए प्रवेश 3.0 साइंस का, कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का, ये पीडब्ल्यू ने लॉन्च कर दिया है। तो आप पीडब्ल्यू ऐप पर आ सकते हो या फिर pw.live पे आ सकते हो, आप वहां पे बैच सर्च कर सकते हो। अगर आप साइंस के हो तो साइंस में, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स में, और आर्ट्स के हो तो आर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है जी, डन है। तो यार अब एक प्यारी सी मुस्कुराहट तो बनती है ना यार, है ना। समझाया मैंने, इतना घबराने की बात नहीं है माय डियर कॉमियंस, मिलकर मचाएंगे यार, है ना। हम तैयार है, आपको बस साथ निभाना है। ठीक है जी, बस साथ अच्छे तरीके से निभाना है। तो ड्रीम यूनिवर्सिटी में फिर हमको जाना है। ओके चलो, तो फिर अब यार एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनती है, तो सो नाउ स्माइल प्लीज। ठीक है जी, तो कर लेंगे यार हौले हौले, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत टाइम है। ठीक है जी, चलो तो फिर मिलेंगे फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।